Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to Civils Tube. I hope you all are good. तो आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने जो गुप्ता डायनेस्टी के किंग्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। सॉरी ड्यू टू सम रीजंस पहले मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई, उसके बाद में मुझे कोविड हो गया, कोविड पॉजिटिव थी मैं, उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, तो मैं ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ्स के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। सॉरी फॉर दैट डिले, बट अब जो ये जो सीरीज़ है इसके अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। ऑलमोस्ट हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा गुप्ता पीरियड बाकी है। उसके बाद में जो दूसरे किंग्स हैं लाइक हर्षवर्धन एरा हो गया, पल्लव्स हो गए, वाकाटक्स हो गए, राष्ट्रकूटास हो गए, इनके ऊपर आपको एक एक लेक्चर के अंदर ही वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ये हमारा आखिरी टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो काफ़ी डिटेल्ड में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही ऐसा टॉपिक है जिसपे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तब गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखा था, तो गुप्ता डायनेस्टी के सारे किंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में मैंने एक और वीडियो लगाया था जो कि इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड था। वो टॉपिक पहले हमने डिटेल में कवर नहीं करा था, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए वो टॉपिक को मैंने डिटेल में कंप्लीट करके उसका वीडियो लगा दिया था। अब जो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सारे किंग्स की क्रोनोलॉजी देख ली थी, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। मोर देन इनफ डिटेल के अंदर हमने वो किंग्स को कवर किया है। अब जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी के समय पे किस तरीके की इकोनॉमी थी, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके के हमको कंडीशंस देखने के लिए मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी कैसी थी। यदि आपको याद हो तब हमने कुशांस के बारे में पढ़ा था, तो हमने डिस्कस करा था कि कुशांस ने जो गुप्ता पीरियड था उसका जो गोल्डन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम मानते हैं गुप्ता पीरियड को, तो उसकी जो फाउंडेशन थी वो कुशांस के साथ ही रख दी गई थी। कुशांस के साथ रख दी गई थी बिकॉज कुशांस के समय पर हम देखते हैं कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी उन फील्ड्स के अंदर काम होना स्टार्ट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है गुप्ता डायनेस्टी के समय पे। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में, यदि हम देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है या डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सोसाइटी में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी पे। ओके, और वही चीज़ हम देखते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी की यदि हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसको हम गोल्डन पीरियड मानते हैं। गोल्डन पीरियड इस सेंस में मानते हैं क्योंकि इस समय लिटरेचर की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आर्ट की फील्ड में, आर्किटेक्चर की फील्ड में, हर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। बट उसकी जो फाउंडेशन थी वो कैसे रखी गई? तो इकोनॉमी से रखी गई। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तभी तो आप दूसरी फील्ड्स के ऊपर ध्यान दोगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। हम देखते हैं कि इकोनॉमी इन गुप्ता पीरियड किस तरीके की होती है। तो यदि हम बात करें रेन ऑफ गुप्ता किंग, तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड है ये प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा थी इस समय पे और वो हमको देखने के लिए मिलती है। प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर प्रोग्रेस होती है। उस समय की यदि हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर बैकबोन था। ओके, जैसे कि आज हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर अभी भी हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है और वो उस समय भी हमारी इकोनॉमी का बैकबोन था। यदि हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने डेवलप करा था एडवांस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। काफ़ी एडवांस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर हमको देखने के लिए मिलता है, इरिगेशन वगैरह सारी चीज़ें उस समय होती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी थी, ट्रेड एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड थी, जो कि गुप्ता एम्पायर के पहले से ही हो चुकी थी और गुप्ता एम्पायर के स्टार्ट होने के पहले से ही ट्रेड एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी थी। हम देखते हैं कि यहाँ से जो चाइना को कनेक्ट करता है यूरोपियन कंट्री से, जो सिल्क रूट वो यहीं से होकर जाता है और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड थी ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओके, तो हम तब इनिशियल पीरियड ऑफ गुप्ताज देखते हैं तो उस समय पे हम क्या देखते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, ऑल राउंड कल्चरल प्रोग्रेस हमको देखने के लिए मिलती है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और कल्चरल प्रोग्रेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस तरीके की इकोनॉमी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उसके बाद में ही आप दूसरी चीज़ पे ध्यान देंगे। देखिए, ये एक चीज़
एक मतलब ये बिल्कुल ट्रू है कि जब तक इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं करती है आप दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी आपकी फुलफिल होगी तभी आप दूसरी फील्ड्स के अंदर, वर्सेटाइल फील्ड के अंदर काम करना स्टार्ट करोगे। यदि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो कालिदास जो कि इसी समय थे, चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था, जब चंद्रगुप्त टू के बारे में डिस्कस करा था कि चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में कालिदास थे। उन्होंने बताया है अपना जो अकाउंट है, उन्होंने जो भी उनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें हमको पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है ये मेजर मीन्स था ऑफ नेशनल वेल्थ। ओके, तो नेशनल वेल्थ टोटली डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे। जैसे आज की तारीख में भी है वैसे ही आज से हम देखते हैं कि अराउंड 1700-1800 ईयर्स पहले भी एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती थी। यदि हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, तो इस समय पैडी, वीट, शुगर केन, जूट, ऑयल, सीड, कॉटन, जवार, बाजरा, स्पाइसेस, इंसेंस, इंडिगो, काफ़ी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हमको लार्ज स्केल पे देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करता था और उसकी बैकबोन थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की यदि हम बात करते हैं तो ये मेन ऑक्यूपेशन था गुप्ता एम्पायर का। एक और बहुत नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बड़ा कम होता था। ओके, हम जैसे बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम बात करते हैं गुप्तास की और मौर्यंस की, तो इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इनके एडमिनिस्ट्रेशन में वो हमको देखने मिलता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। यदि हम बात करें गुप्तास की, तो गुप्तास काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बिलीव करते थे। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड था। यदि हम बात करते हैं यहाँ की जो गवर्नमेंट की, तो वो गवर्नमेंट क्या करती थी, ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करती थी लोगों के काम में। ओके, तो गवर्नमेंट का बड़ा कम सा रोल आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, और लोगों के पास यहाँ पर ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं, ज़्यादा पावर होते हैं। तो डेफिनेटली जब आपके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं, ज़्यादा पावर्स होते हैं, तो वो आपकी प्रॉस्पेरिटी के अंदर आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। देन हम देखते हैं कि जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और जो इरीगेशन होता है वो बड़ा सिंपल वे में आपको मिल जाता है। इरीगेशन एक्टिविटी आपको बड़ी ईजिली मिलती है क्योंकि इरीगेशन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। एज वेल एज हम यदि गुप्ता पीरियड की बात करें और मेनली जो गुप्ता रूल की बात करें तो वो इस पर्टिकुलर रीजन में था। यहाँ पे मेनली आपको एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, तो इरीगेशन एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर करनी नहीं पड़ती क्योंकि ये वाटर स्कैरसिटी भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। इनफ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है क्योंकि ये गंगा, यमुना, दोआब वाला रीजन है। यहाँ पर काफ़ी सारी रिवर्स फ्लो होती है, सारी पेरिनियल रिवर्स है, मतलब 12 महीने बहने वाली रिवर्स है। तो यहाँ पर पानी की वाटर स्कैरसिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, तो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वगैरह भी इसके कारण आपको देखने मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें अमरकोश की, बृहद संहिता की, तो अमरकोश के बारे में भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था जब हमने चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ा था। और बृहद संहिता की भी यदि हम बात करते हैं तो ये जो दोनों टेक्स्ट है इसके अंदर बताया गया है, एक पर्टिकुलर चैप्टर्स डेडिकेटेड है जिसके अंदर बताया गया है स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में। ये बताया गया उस समय किस तरीके के गार्डन्स होते थे, किस तरीके के फॉरेस्ट होते थे, किस तरीके की क्रॉप्स होती थी, किस तरीके की मैन्योरिंग एक्टिविटीज़ होती थी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर ये जो अकाउंट है इससे पता चलता है। इसके अलावा वेरियस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से। हमने देखिए डिस्कस किया, यदि हम उस समय की इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ मेनली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, देन कुछ मेटल्स के ऊपर। तो हम देखते हैं ये वाला झारखंड बिहार वाला जो रीजन है यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ मेटल्स अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं थी, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होगा ही। तो यहाँ पर हमको इसकी वजह से देखने के लिए मिलता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रहती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या है, इंडस्ट्रीज़ किस तरीके की थी। देखिए यदि हम बात करते हैं
गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड के समय पे फायान ने इस पर्टिकुलर रीजन को विजिट किया था, चंद्रगुप्त II के कोर्ट में उन्होंने विजिट किया था। बट यदि हम बात करते हैं वेनजोंग की, तो वेनजोंग बेसिकली हर्षवर्धन के समय पे इंडिया विजिट किया था इन्होंने। इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया आए थे, 600 AD के बाद में इन्होंने इंडिया को विजिट किया था। बट इनका जो अकाउंट है डेफिनेटली यदि हम किसी भी किंग की बात करते हैं, यदि हम किसी भी स्कॉलर, यदि हम किसी भी फॉरेन ट्रैवलर की बात करते हैं, तो वो डेफिनेटली उसके पहले 100 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में भी अपने अकाउंट के अंदर बहुत कुछ बता देते हैं और बहुत कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम बात करें वेनजोंग की, तो वेनजोंग ने डिस्क्राइब किया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लोथिंग मटेरियल को। तो इन्होंने बताया है कि इंडिया के अंदर तरीके के जो क्लोथ मटेरियल्स होते थे वो यूज़ होते थे। लाइक सिल्क देखने मिलता है, कॉटन देखने मिलता है, लिनन देखने मिलता है, वूल देखने मिलता है, गोट के हेयर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो काफ़ी सारे वर्सेटाइल अमाउंट ऑफ काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ जो क्लोथ्स हैं वो अवेलेबल थे इंडियन मार्केट में, तब वेनजोंग ने इंडिया को विजिट किया था। और ये बताते हैं कि इसके पहले भी जब हम गुप्ता पीरियड की बात करें तो उस समय भी हमको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यदि हम बात करें अमरकोश की, तो अमरकोश के अंदर भी मेंशन है वेरियस टर्म्स यूज फॉर अ फाइनर और कोर्स वैरायटी ऑफ क्लोथ्स। तो यहाँ पर क्या पता चलता है, वेनजोंग जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, पिलग्रिमेज साइट्स को विजिट करने के लिए इंडिया आए थे। और इसके अलावा अमरकोश का जो अकाउंट है उसके अंदर भी हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो वैरायटी ऑफ कोर्स वैरायटी ऑफ क्लोथ्स देखने के लिए मिलते थे, अनब्लीच्ड, ब्लीच्ड सिल्क देखने मिलता था। तो हमको यहाँ पर क्या पता चलता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी डेवलप्ड थी उस समय की। इसके अलावा यदि हम बात करें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, टेक्सटाइल प्रोडक्शन के मेजर सेंटर्स कौन से थे, तो बनारस, मथुरा, दासपुर, कामरूप। तो ओके, तो यहाँ पर हमको पता चलता है कामरूप आपको आसाम में देखने मिलेगा, दासपुर जो यदि आप MP की सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मंदसौर को दासपुर कहा जाता था। ओके, तो यहाँ पर मंदसौर को दासपुर कहा जाता था। मंदसौर इंस्क्रिप्शन आ गया। मंदसौर इंस्क्रिप्शन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि गिल्ड ऑफ सिल्क आपको देखने के लिए मिलती है। सिल्क वीवर आएगा, रिवर नहीं। ओके, गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स देखने के लिए मिलती है। कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ भी आपको देखने के लिए मिलती है इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। ओके, तो गिल्ड मतलब कि ग्रुप ऑफ सिल्क वीवर्स आपको मंदसौर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में मेंशन मिलता है। इसके अलावा वत्सायन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो आपको गुप्ता पीरियड के समय देखने मिलते हैं। इन्होंने भी काफ़ी सारे लिटरेरी वर्क्स हैं इनके और काफ़ी सारे अकाउंट हैं जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यदि हम वत्सायन की बात करते हैं तो वत्सायन ने भी मेंशन किया है रूप रत्न परीक्षा के बारे में। रूप रत्न परीक्षा, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि किसी रत्न की टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो हमारे जो स्टोन्स होते हैं, जो जेम्स होते हैं, उनकी प्रीशियस स्टोन की टेस्टिंग से रिलेटेड है। इसके बाद में धातु वेदा, ये भी वत्सायन ने मेंशन किया है। मतलब कि धातु वेदा का मतलब होता है स्मेल्टिंग ऑफ जो मेटल्स होती है उससे रिलेटेड होता है। इसके बाद में मणि रंग करण अंजननम, तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी ऑफ ज्वेलरी, ज्वेल्स बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो रूप रत्न परीक्षा, टेस्टिंग ऑफ प्रीशियस स्टोन, धातु वेद, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल, और इसके अलावा ये जो मणि रंग करण जननम जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी ऑफ ज्वेलरी, ज्वेल्स बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसके लिए यहाँ पर हम ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद में वेनजोंग ने बताया है कि यहाँ पर ब्रास, गोल्ड, सिल्वर इनके प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लार्ज स्केल पे इनका प्रोडक्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड रहती है गुप्ता पीरियड के समय। और यदि आपको याद हो, यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ के नाम दिए हुए थे। गुप्ता पीरियड के समय की पोर्ट सिटीज़ के बारे में पूछा हुआ है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी वो भी थी, मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड लाइक कॉटन का आप प्रोडक्शन करते हो तो वो भी रॉ मटेरियल के तौर पे आता था। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। स्पेशली यदि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड थी ड्यूरिंग अ रेन ऑफ गुप्ता किंग्स। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी। अभी तक हमने देखा कि हाँ ये चीज़ों का प्रोडक्शन होता था। अब हम देखेंगे कि क्या ट्रेड और कॉमर्स था। यदि हम ट्रेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो ट्रेड एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा वेल फ्लरिश्ड थी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही
चुकी हूँ। यदि आज की तारीख में आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखते हैं तो ये जो ओल्ड एंशिएंट सिल्क रूट है उसी के पास से आपको देखने के लिए मिलता है। अभी भी पाकिस्तान, इंडिया और पीओके वाले रीजन से जो रोड जा रहा है उसके लिए काफ़ी सारे हमारे कंसर्न्स हैं। तो ये बेसिकली एंशिएंट सिल्क रोड वाला जो रूट वाला जो रीजन है वहीं से होकर गुजर रहा है। तो क्योंकि ये जो सिल्क रूट था वो कुशान्स के बहुत ज़्यादा एसेसिबल था, बहुत पास में था, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी इसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा चलती थी और काफ़ी सारी पोर्ट सिटीज़ थी, उसके कारण भी आपको यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलती है। यदि हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेडिंग एक्टिविटी लैंड एज वेल एज कोस्टल रूट्स दोनों तरीके से होती थी। इंडिया का ट्रेड रिलेशंस था बहुत ईस्ट और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं दोनों के साथ में ही हमारे ट्रेड रिलेशंस थे। इसके अलावा जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ थी वो रेगुलरली चलती थी। श्रीलंका, पर्शिया, अरेबिया, बेजेंटाइन एम्पायर, अफ्रीका और काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ थी, वो कंटिन्यूसली चलती रहती थी। यदि हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो सिल्क, टेक्सटाइल हम बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते थे, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन के कारण सिल्क का हम उस समय काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंपॉर्टेंट आइटम था ये एक्सपोर्ट करने में। इसके बाद में स्पाइसेस ऑफ वेरियस काइंड, बहुत तरीके के हम स्पाइसेस का ट्रेड तो इंडिया बहुत ज़्यादा अननोन टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि स्पाइसेस का ट्रेड इंडिया से होता रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं टेक्सटाइल्स का, मेटल्स का, आइवरी का, सी प्रोडक्ट्स का, काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पर हमको एक्सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब यदि हम बात करते हैं इनके समय की इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स की, ओके, तो सी पोर्ट्स के नाम लास्ट टाइम ही एग्जाम में आए हैं, बट यदि वापस आ जाए तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ताम्रलिप्ति, इसके बाद में अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम, बाबारिकम, कल्याण, भरूच, कैम्बे, मुजरिस, प्रतिष्ठान, इसके बाद में कदूरा, घंटासाला और सोपारा। तो ये जो प्लेसेस हैं यहाँ से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आपको कंटिन्यूसली देखने के लिए मिलती है गुप्ता पीरियड के समय। इन पोर्ट सिटीज़ के नाम याद रखिएगा। देखिए मुझे कोई एक स्पेसिफिक मैप नहीं मिला जिन पे एग्जैक्टली इन सारी प्लेसेस की लोकेशंस हो, इसलिए मैं उसको ऐड नहीं कर पाई, अदरवाइज़ मैं आपको मैप के थ्रू समझा देती कि कहाँ पे कौन सी प्लेसेस हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखिएगा कि ईस्टर्न कोस्ट से ये लोग ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, क्योंकि डायरेक्टली इनके कंट्रोल के अंदर आता था। मतलब कि मैक्सिमम यदि देखा जाए तो ये सब्जुगेटेड एरियाज थे, बट यदि समुद्रगुप्त का इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ज़्यादा था, यहाँ पे वकटक डायनेस्टी थी, तो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इस पर्टिकुलर रीजन से ही करते थे। यदि हम बात करें पोर्ट्स की, तो ये जो पोर्ट्स थे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते थे लैंड के लिए एज वेल एज सी रूट के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोर्ट्स थे उनको काफ़ी अच्छे से कनेक्ट किया गया था लैंड रूट से फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया, ताकि ट्रेडिंग एक्टिविटी ईजी रहे। ओके, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा वेल फ्लरिश्ड थी गुप्ता पीरियड के समय। यदि हम बात करते हैं फायन की, फायन जो कि चंद्रगुप्त II के टाइम पे थे, और इन्होंने यदि हम इनके अकाउंट की बात करते हैं कि इन्होंने उस समय के इंडिया के बारे में क्या कहा है, तो इनका कहना है कि पीपल ऑफ मिडिल किंगडम वर्क प्रॉस्परस एंड हैप्पी। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो मिडिल किंगडम, मतलब कि ये इंडिया के बारे में रिफ़र कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी काम करते थे, काफ़ी प्रॉस्परस थे, काफ़ी हैप्पी थे इन द बिगनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। जो 5th सेंचुरी की स्टार्टिंग का हम पार्ट देखते हैं 400 AD के आसपास का, उस समय ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे, खुश थे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। एंड ही ऑल्सो मेंशन द सिमिलर अकाउंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन इंडिया, Indian people maintaining a high standard of living and luxury of the town। तो यहाँ पर इनका जो अकाउंट है उसके अंदर कहा जाता है कि ये जो मिडिल किंगडम के जो लोग थे वो बहुत प्रॉस्परस थे और काफ़ी खुश थे इन द बिगनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। इसके अलावा जो इनका एक अकाउंट है उसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी के साथ ये लोग रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इनके अकाउंट में हमको इंडिया के बारे में ये पता चलता है। तो फायन की यदि हम बात माने तो इंडिया उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्री था। नेक्स्ट चीज़ आती है कि यदि हम यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो गिल्ड सिस्टम।
देखिए गिल्ड सिस्टम के बारे में हम इमर्जेंस ऑफ महाजनपद के साथ ही पढ़ते आ रहे हैं। यदि आपको याद हो, और हमने डिस्कस किया था कि जो पंच मार्क्ड कॉइन जो इंडिया में इशू किए गए जो कॉइन्स थे, वो बेसिकली किसी किंग ने इशू नहीं किए थे। पंच मार्क्ड कॉइन जो हम इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपद के साथ जो पढ़ते हैं, ये जो कॉइन्स थे वो किसने इशू किए थे? तो वो ये गिल्ड सिस्टम जो ये श्रेणीज होती थी, तो उन्हीं ने इशू करना स्टार्ट किए थे, और फिर बाद में किंग्स ने भी पंच मार्क्ड कॉइन को इशू करना स्टार्ट करा था। तो गिल्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के समय पे जो गिल्ड सिस्टम था वो काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करता था। यदि हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो गिल्ड सिस्टम है इसके बारे में हमको जातक टेल्स में भी पता चलता है। तो जो जातक कथाएं जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और गौतम बुद्ध के अलग अलग जन्मों से रिलेटेड है, उसके अंदर भी यहाँ पर गिल्ड सिस्टम के बारे में बताया गया है। अब बेसिकली गिल्ड सिस्टम होता क्या है? गिल्ड सिस्टम के अंदर आपको काफ़ी सारे लोग, जैसे कि सिल्क वीवर्स हैं, तो उनका एक उन्होंने कम्युनिटी जैसी बना ली है जो उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, और उनके पास कुछ पावर्स होते हैं। उसमें से कुछ लोग, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसमें से कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, और वो उस पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग की कम्युनिटी हो गई है एक अलग, टेक्सटाइल कॉटन प्रोडक्शन वालों के लिए अलग। तो ये अलग अलग तरीके के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व लोग आपको दिखेंगे, वो अलग अलग श्रेणी बना लेते हैं। गिल्ड रिफर टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिशंस एंड ट्रेडर्स हु हैव हाई प्लेस इन द सोसाइटी। इसके अलावा देखिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, और इनका जो सोसाइटी के अंदर स्टेटस था वो हाई था, एज वेल एज ये उस समय के जो पॉलिटिकल सिस्टम को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते थे। यदि हम बात करें गुप्ता एरा की, तो जो एक्टिविटी ऑफ गिल्ड्स थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, और इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में हमको लिटरेचर्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, क्ले सील्स के थ्रू काफ़ी सारी जगहों पे पता चलेगा। यदि आपको याद हो, जब हमने इंस्क्रिप्शंस और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े थे, तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो इंस्क्रिप्शंस थे उसके अंदर हमने अलग अलग गिल्ड्स के बारे में पढ़ी है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले अलग अलग गिल्ड्स के बारे में पढ़ा है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले अभी मंदसौर इंस्क्रिप्शन, दासपुर इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर सिल्क वीवर के बारे में मेंशन है। इसी तरीके से कोई इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी हैं जिसके अंदर ऑयल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में मेंशन है। ओके, तो अलग अलग इंस्क्रिप्शन पे अलग अलग गिल्ड्स के बारे में मेंशन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो गिल्ड्स है, गिल्ड्स ऑफ आर्किटेक्ट्स, जो लोग घर बनाने और जो मतलब फोर्ट्स बनाने, पैलेसेस बनाने का जो काम करते हैं, तो जो आर्किटेक्ट्स होते थे उनका भी एक श्रेणी होती थी, उनकी भी गिल्ड्स होती थी, जिसके बारे में रघुवंशा कालिदास का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो उसके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है किसके बारे में, गिल्ड ऑफ आर्किटेक्ट्स के बारे में पता चलता है। इसके अलावा इंदौर का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इसके अंदर ऑयल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में मेंशन है, गिल्ड्स ऑफ ऑयल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में मेंशन है। यहाँ ऑयल मैन्युफैक्चरर्स होना चाहिए। ओके, इसके अलावा मंदसौर इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर सिल्क वीवर के बारे में मेंशन है। तो गिल्ड सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे गुप्ता डायनेस्टी वीक पड़ने लगती है, उसी तरीके से जो गिल्ड सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं अपना जो रिलेवेंस है, अपना जो इम्पोर्टेंस है वो खोना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड के समय टैक्सेशन। इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, इतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था, इतना अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम था, तो डेफिनेटली उसको मेंटेन करने के लिए फंड्स की, रिसोर्सेज की, रेवेन्यू जनरेशन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी जो पर्टिकुलर टैक्सेस से आपको मिलते थे। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी तरीके के टैक्सेस आपको देखने मिलते हैं कि जो गुप्ता पीरियड में लगाए जाते हैं। लाइक देयर वर सेवरल टाइप ऑफ टैक्सेस इन गुप्ता एरा। काफ़ी सारे टैक्सेस थे, लाइक बली ये जो टैक्स है, ये हम जो अर्ली वैदिक पीरियड है तब से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ टैक्स था जो हमको अर्ली वैदिक पीरियड से देखने के लिए मिलता है, बट उस समय ये वॉलेंटरीली होता था, बट अब यहाँ पे इसको कंपलसरी कर दिया गया था। जो बलि था ये वॉलेंटरी था, इनफैक्ट मौर्यन एरा के समय पे भी, बट अब इसको कंपलसरी कर दिया गया था। इसके अलावा भाग किसी चीज़ में हिस्सा, तो ये सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट
फैक्ट्स है जो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लाइक किंग शेयर इन ऑल द प्रोड्यूसेस ऑफ द कल्टिवेटर्स, लाइक 1/6 पार्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो किंग के पास जाता था। इसके बाद में हम देखते हैं भोग। भोग की यदि बात करते हैं तो हम जैसे कि गिफ्ट देना, या जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं वैसे आप याद रख सकते हैं भोग लगाना। तो इट इज़ रिफर टू कि आप किंग को कुछ गिफ्ट दे रहे हो, फ्लावर दे रहे हो, वुड्स दे रहे हो, फ्रूट्स दे रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भोगा। ओके, तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में हिरण्य। हिरण्य मतलब कि हिरण्य का मतलब जो होता है वो गोल्ड होता है। तो यदि हम बात करें कि यहाँ पर हिरण्य जो होता था वो एक गोल्ड फॉर्म के अंदर तब टैक्स पे किया जाता था, तो उसको कहा जाता था हिरण्य। अब जो नेक्स्ट टैक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हली वकारा। हली वकारा की यदि बात करें तो ये एक तरीके का काइंड ऑफ टैक्स स्लैब होता था। Those who own a plot used to pay tax। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी 2.5 लाख के ऊपर इनकम है तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, 5 लाख के ऊपर है तो इतना करना पड़ेगा, 10 लाख के ऊपर है तो इतना करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम उस समय भी देखते हैं कि यहाँ पर यदि टैक्स स्लैब्स आ जाते हैं कि यदि आपके पास प्लॉगिंग आप यूज़ कर रहे हो तो आपको टैक्स को पे करना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कारा। ये माइट भी किसी तरीके का इरेगुलर टैक्स था जो उस समय विलेजर्स के ऊपर चार्ज किया जाता था। इसके बाद में शुल्क। शुल्क की बात करें तो ये एक तरीके की कस्टम ड्यूटी टोल टैक्स होता था। ओके, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो प्रेजेंट डे हमको चुंगी या ऑक्ट्रॉय जो हम सुनते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इसकी सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में हम देखते थे उदीनागा। उदीनागा ये एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी काइंड ऑफ टैक्स था जो उस समय के लोग पे किया करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं क्लिप्ता। क्लिप्ता की यदि हम बात करें तो ये बेसिकली रिलेटेड होता था सेल एंड परचेसेस ऑफ लैंड से। तो सेल एंड परचेसेस ऑफ लैंड से रिलेटेड होता था यहाँ पर क्लिप्ता। तो अलग अलग तरीके के आपको टैक्सेस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी के बारे में। तो यदि हम सोसाइटी की बात करते हैं तो देखिए हमको यहाँ पर ये चीज़ समझना होगी कि यहाँ पर हमको रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म जो हम देखते हैं जिसकी स्टार्टिंग हम शुंग डायनेस्टी के साथ देखते हैं। तो हम शुंग डायनेस्टी के समय क्या देखते हैं कि वापस से रिवाइवल होता है हिंदुइज़्म के अंदर। जो हिंदुइज़्म की जो आर्यन स्टाइल जो प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं उसका बहुत ज़्यादा हम उसी चीज़ों का जो प्रेजेंस सबसे ज़्यादा देखते हैं गुप्ता पीरियड में। वो चीज़ें वापस से बहुत लार्ज स्केल पे स्टार्ट हो जाती हैं और हम देखते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है वहाँ पे हम एक्सेप्टेंस ऑफ आर्यन पैटर्न इन नदर्न इंडिया बहुत लार्ज स्केल पे देखते हैं। जो आर्यन पैटर्न जो लेटर वैदिक पीरियड सोसाइटी थी, जो लेटर वैदिक कल्चर था, कहीं ना कहीं उसकी वापस से उसके अंदर हमको वापस से उसकी प्रेजेंस हमको सोसाइटी में देखने के लिए मिलती है। वापस से जो की स्टेटस ऑफ ब्राह्मण था वो इस्टेब्लिश कर दिया गया था। ब्राह्मण्स का जो यहाँ पर जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ग्रांट्स थे वो मिलने लगे थे ब्राह्मण्स को। जो ग्रांट सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर लार्ज स्केल पे ग्रांट्स मिलने लगे थे ब्राह्मण्स को, जिसके कारण जो ब्राह्मण्स का जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था सोसाइटी में। पहले उनका जो कंट्रोल था वो सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स के ऊपर था, उनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंस था, बट अब उनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड था वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। तो जिसके कारण जो उनका ओवरऑल स्टेटस इन द सोसाइटी था वो बहुत बढ़ चुका था और वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस के तौर पे काम करते थे। द ब्राह्मण थॉट दैट ही वॉज द सोल कस्टोडियन ऑफ आर्यन ट्रेडिशन। नॉट ओनली दिस, ब्राह्मण ऑल्सो मोनोपोलाइज नॉलेज एंड द एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आते आते हम देखते हैं कि क्योंकि ब्राह्मण्स को जो ब्रह्मदान हम देखते हैं वो लार्ज स्केल पे होता है। गुप्ता जो किंग्स होते हैं वो ब्रह्मदान तरीके के लैंड ग्रांट्स करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रांट्स होते हैं वो ब्राह्मण्स को दिए जाते हैं। तो जो ब्राह्मण्स को लैंड मिलती है, लैंड डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी लाती है। तो प्रॉस्पेरस होने के साथ साथ इनका हम देखते हैं इनका स्टेटस बढ़ा तो इन्होंने नॉलेज, एजुकेशन, नॉलेज इनको मोनोपोलाइज कर लिया, एज वेल एज ये सोल कस्टोडियन बन गए आर्यन ट्रेडिशंस के। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस समय तक आते आते जो वर्ण सिस्टम, रिजिड कास्ट सिस्टम जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं हमेशा, और जो एक मतलब कि एक बहुत बड़ा
प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में। अभी भी आप बहुत सारी जगह पे ये जो वर्णा सिस्टम, कास्ट सिस्टम, इसका प्रेजेंस देखेंगे और ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ और प्रोग्रेस के अंदर किसी ना किसी तरीके से हिंडरेंस का काम करता है। तो वो जो चीज़ है वर्णा सिस्टम, वो भी और ज़्यादा रिजिड हुआ इस समय पे और भी बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश, मतलब कि पूरी तरीके से इंडियन रूट में जो जाना जो स्टार्ट हुआ वर्णा सिस्टम वो इसी समय से हुआ। कौन वर्णा सिस्टम एग्जिस्ट करते थे इंडियन सोसाइटी में, ये बेंजोंग ने अपने अकाउंट के अंदर मेंशन किया है। इसके बाद में आती है पोजीशन ऑफ वुमन। तो पोजीशन ऑफ वुमन का जो डिग्रेडेशन, डेटेरियोरेटिंग द कंडीशन ऑफ वुमन जो हम देखते हैं, उसका भी स्टार्टिंग हमको यहीं से देखने के लिए मिलता है। तो हम देखते हैं कि वर्णा सिस्टम मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, एज वेल एज समय के साथ साथ जो वुमन का जो स्टेटस है वो भी कम होने लगता है। यदि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें, गुप्ता पीरियड की, तो हम सती प्रथा और डॉरी का सिस्टम बहुत कॉमनली इस समय देखते हैं। सती प्रथा हम सबको पता है कि उसका जो फर्स्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो है वो हमको इसी समय से देखने के लिए मिलता है। भानुगुप्त इंस्क्रिप्शन जो कि हमको एरन में देखने मिलता है, 510 AD से बिलोंग करता है। वो फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस है जहाँ पे हमको सती प्रथा का पता चलता है। तो यहाँ पर हमको सती प्रथा के एविडेंसेस मिलते हैं। वुमन की सिचुएशन सोसाइटी में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गर्ल मैरिज, चाइल्ड मैरिज, उसका कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे ये चीज़ देखते हैं हम, स्पेशली 6 और 8 ईयर्स की एज के अंदर ही जो लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो वुमेंस के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता है। इन जनरल वुमेंस को डिस्ट्रस्ट किया जाता है, उनको सेक्लूजन के अंदर रखा जाता है, उनको साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया जाता है। एज वेल एज हम एक बात और देखते हैं कि जो मेल पर्सन है वो ही डोमिनेट करेगा, ये जो मेल रिलेटिव है वुमन का वो उसको कंट्रोल करेगा। इसका जो स्टार्टिंग है वो लार्ज स्केल पे हमको इसी समय देखने मिलती है। लाइक सन हो गए, फादर हो गए, ब्रदर हो गए, ये लोग वुमन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ की जो स्टार्टिंग है वो हमको गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो सोसाइटी है वो एज वेल एज लार्ज स्केल पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम देखते हैं गुप्तास के समय वो कवर होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे साइंस, इसके अलावा रिलीजियस एक्टिविटी, इसके अलावा लिटरेचर वाला पार्ट, और फिर हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ गुप्तास। सॉरी आप लोगों को ये वीडियो इतना डिलेड वे में मिला, आपको इतने दिनों बाद ये वीडियोस मिलना स्टार्ट हुए हैं। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल मैं जितना कंप्रेहेंसिव वे में इन सब टॉपिक्स को कवर कर सकती हूँ उतने कंप्रेहेंसिव वे में आपको कवर कर कर प्रोवाइड करूँगी, ताकि एग्ज़ाम के पहले आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके इन सारे टॉपिक्स की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं बहुत कंप्रेहेंसिव वे में, बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में पढ़ाए हैं, और यदि आपने वो सारे सेशंस नहीं देखे हैं तो आपको ये जो प्लेलिस्ट है ये बाद में मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पे क्लिक करिए और सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। और यदि यहाँ तक लेक्चर देखा है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बाय एवरीवन।